हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पल्लवी जायसवाल और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, जो कि एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। इसका नोट्स ओके, तो इसको क्या कहते हैं? एमटीपी एक्ट 1971। अब सबसे फर्स्टली इसका ऑब्जेक्टिव है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट was passed by Parliament in 1971 for termination of pregnancy by registered medical practitioner RMP। ठीक है, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 97 में पार्लियामेंट में पास हुआ। क्यों पास हुआ? मतलब कौन करेगा इसको? जो प्रेगनेंसी टर्मिनेट कौन करेगा? आरएमपी, मतलब जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर से वही प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वाज पास ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। ठीक है, कुछ रीजंस की वजह से ये एक्ट पास हुआ था। इसके मेनली टू रीज़न है। सबसे फर्स्ट रीज़न है लीगल अबॉर्शन वाज डिफ़िकल्ट एंड इट वाज कैरिड आउट इलीगली इन अनहाइजीनिक और अनसेफ कंडीशन विच में रिजल्ट इन हार्मफुल इफेक्ट ऑन वुमन और डेंजर द लाइफ ऑफ वुमन। ठीक है, जो लीगल अबॉर्शन होता है पहले के टाइम पे वो डिफ़िकल्ट होता था। तो उस टाइम पे क्या होता था, फिर वो इलीगल तरीके से अबॉर्शन करवाते थे और अनहाइजीनिक और अनसेफ कंडीशन पर अबॉर्शन होता था, जिससे क्या होता था, जो वुमन है उसके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट होते थे, या फिर कितने केस में तो जो वुमेन्स रहती थी, प्रेग्नेंट वुमेन्स, उनकी डेथ भी हो जाती थी। तो इस वजह से ये जो एक्ट है वो पास हुआ। और सेकेंड इसका ऑब्जेक्टिव है टू कंट्रोल पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। अब नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ एक्ट। द प्रेगनेंसी ऑफ वुमन कैन बी टर्मिनेटेड बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, जो कोई भी प्रेग्नेंट वुमन है उसकी प्रेगनेंसी को कौन टर्मिनेट कर सकता है? ओनली रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब इसमें पॉइंट है कुछ। द प्रेग्नेंट वुमन इज 18 ईयर ऑफ एज और मोर, हर कंसल्ट इज रिक्वायर्ड फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। है ना, कि जो प्रेग्नेंट वुमन है वो 18 साल या फिर उससे ज़्यादा एज की होना चाहिए और उसकी रजामंदी ज़रूरी होना चाहिए। यदि वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना चाहती है तो ही प्रेगनेंसी टर्मिनेट होगी, वरना नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ द प्रेग्नेंट वुमन इज लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज देन रिटर्न कंसल्ट ऑफ देयर गार्डियन रिक्वायर्ड। यदि जो प्रेग्नेंट वुमन है वो 18 ईयर्स से उसकी एज कम है या फिर वो साइकेट्रिक है, तो उस टाइम पे जो उसके गार्डियन है, जिसके पेरेंट्स है या फिर जिसके भी पास वो रहती है, उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी मतलब कंसल्ट ज़रूरी होगी। यदि वो हाँ करेंगे तो ही प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाएगा। अब नेक्स्ट है, अ प्रेगनेंसी ऑफ एनी कंडीशन वेयर द रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर हैज़ अ ओपिनियन दैट टर्मिनेशन इज रिक्वायर्ड इमीडिएटली फॉर सेव द लाइफ ऑफ वुमन। अब जब प्रेग्नेंट, कितने ही केस क्या होते हैं, यदि एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई जो प्रेग्नेंट वुमन रहती है बहुत वीक रहती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, उनकी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। तो जो डॉक्टर है वो यही सजेस्ट करता है कि जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करवा लो या फिर अबॉर्शन करवा लो, वरना जो प्रेग्नेंट वुमन है उसकी बच्चे को खतरा हो सकता है या फिर जो उसकी माँ है बच्चे की, उसको खतरा हो सकता है। तो उसमें जो आरएमपी है उसका ओपिनियन भी बहुत ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, प्रेगनेंसी कॉज्ड ड्यू टू रेप और ड्यू टू फेलियर ऑफ कंट्रासेप्टिव डिवाइस यूज्ड बाय वुमन और बाय हर हस्बैंड फॉर फैमिली प्लानिंग। अब जो प्रेगनेंसी कोई रेप के कारण होती है या फिर कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के फेलियर के कारण होती है। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस क्या होते हैं? जो कि प्रेगनेंसी को रोकते हैं, वो डिवाइस को कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कहते हैं। तो यदि कोई भी वुमन है या फिर उसके हस्बैंड के द्वारा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज़ करते हैं वो, यदि और उसका फेलियर हो जाता है या फिर किसी लड़की का रेप होता है, तो उस टाइम पे जो प्रेगनेंसी होती है उसका बताया हुआ है कि इन केसेस में ही सिर्फ जो प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट हो सकती है, बाकी आप अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं करवा सकते। तो ये कुछ उसके पॉइंट्स होते हैं। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर प्लेस अप्रूव्ड फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रहे हो तो उसका प्लेस कैसा होना चाहिए? हाइजेनिक होना चाहिए और
अच्छा होना चाहिए। तो वही पॉइंट है इसके कि क्या क्या मतलब गवर्नमेंट के क्या क्या रूल्स है इसमें। तो प्लेस अप्रूव्ड फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी शुड हैव, फर्स्ट पॉइंट है ऑपरेशन टेबल विथ ऑल फैसिलिटीज फॉर गायनाकोलॉजी और एब्डोमिनल सर्जरी। ठीक है, ऑपरेशन टेबल होना चाहिए सारे फैसिलिटीज के साथ में गायनाकोलॉजी के लिए या फिर एब्डोमिनल सर्जरी के लिए। एनेस्थेटिक इक्विपमेंट, स्टेलाइजेशन इक्विपमेंट है रिक्वायर्ड। एनेस्थेटिक की भी ज़रूरत पड़ जाती है। अब थर्ड है ड्रग एंड पेरेंटल फूड फॉर इमरजेंसी यूज। यदि कुछ इमरजेंसी केस रहता है तो ड्रग एंड पेरेंटल फूड भी रिक्वायर्ड होता है। अब नेक्स्ट है क्वालिफाइड मेडिकल पर्सन। अब जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट कौन करेगा? कोई भी क्वालिफाइड मेडिकल पर्सन ही करेगा, अदरवाइज कोई भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट फॉर एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग फॉर आरएमपी टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी। अब जो भी डॉक्टर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रहा है या फिर अबॉर्शन कर रहा है तो उसकी एजुकेशन और उसका एक्सपीरियंस हम उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले द आरएमपी हैविंग फॉलोइंग एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग इन प्रैक्टिस ऑफ गायनाकोलॉजी और एब्डोमिनल सर्जरी कैन टर्मिनेट प्रेगनेंसी। ठीक है, इसमें क्या है, दो पॉइंट है। सबसे पहले इफ आरएमपी इज रजिस्टर्ड इन स्टेट मेडिकल काउंसिल बिफोर द एक्ट। जब ये वाला एक्ट आया था, ठीक है, टर्मिनेशन वाला जब एक्ट आया था प्रेगनेंसी टर्मिनेशन वाला, उसके पहले जो भी आरएमपी रजिस्टर्ड हुए हैं, ठीक है, उसके पहले एक्ट के पहले जो भी आरएमपी रजिस्टर्ड हुए हैं तो उनके लिए क्या रूल है? उनके लिए है एक्सपीरियंस नॉट लेस देन 3 ईयर इन गायनाकोलॉजी और एब्डोमिनल सर्जरी। उनको एटलीस्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस तो होना चाहिए गायनाकोलॉजी में या फिर एब्डोमिनल सर्जरी में, तो ही वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, अब यदि RMP and if RMP was registered in state medical council after the act, और यदि RMP एक्ट के जो ये एक्ट आया प्रेगनेंसी टर्मिनेशन का, इसके बाद में यदि कोई भी RMP अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसके लिए क्या क्या रूल्स है उसके लिए अलग है। ठीक है, सबसे इजी रूल तो इनके लिए था कि एटलीस्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अब ये वाला जो एक्ट आया है प्रेगनेंसी एक्ट, इसके बाद में कुछ रूल्स चेंज हुए हैं। ठीक है, इसमें क्या बताया? 6 मंथ एक्सपीरियंस ऑफ हाउस सर्जरी इन गायनाकोलॉजी एंड एब्डोमिनल सर्जरी। 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए हाउस सर्जरी में, ठीक है, जो कि घर पे होती है ये वाली सर्जरी। तो गायनाकोलॉजी एंड एब्डोमिनल सर्जरी in case he has not done house surgery, so experience should not less than 1 year in hospital in gynecology and abdominal surgery। अब यदि किसी रीज़न से 6 मंथ का एक्सपीरियंस नहीं ले पाते हाउस सर्जरी का तो उन डॉक्टर्स को वो एटलीस्ट 1 ईयर का हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, गायनाकोलॉजी एंड एब्डोमिनल सर्जरी के उसमें। अब सी है एक्सपीरियंस in the way of assistance given by a person to RMP by handling of 25 case of medical termination of pregnancy in a hospital approved by government। अब जो भी एक असिस्टेंट होता है, जैसे जो भी ट्रेनिंग दे रहा होता है, तो जो बंदा ट्रेनिंग दे रहा होता है उसने एटलीस्ट 25 केस मेडिकल टर्मिनेशन के प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के हैंडल किए होना चाहिए। कौन सा हॉस्पिटल में? जो कि गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स रहते हैं उसमें उसने 25 केस एटलीस्ट हैंडल किए हुए होना चाहिए। उसके बाद ही वो किसी असिस्टेंट को ट्रेनिंग दे सकता है, अदरवाइज नहीं दे सकता। इफ द RMP हैव पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ऑफ डिप्लोमा इन गायनाकोलॉजी एंड एब्डोमिनल सर्जरी, द एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग ऑब्टेन ड्यूरिंग द कोर्स इज सफिशिएंट। यदि कोई भी RMP उसके पास पहले से ही गायनाकोलॉजी और एब्डोमिनल सर्जरी में मास्टर किया हुआ है यदि उसने, तो उसके बाद में उसको मतलब इतना एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। द एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग ऑब्टेन ड्यूरिंग द कोर्स इज सफिशिएंट। तो जब वो 6 महीने की ट्रेनिंग लेता है तो वो थोड़ी कम ट्रेनिंग भी ले सकता है क्योंकि उसने पहले ही मास्टर में ट्रेनिंग ले रखी है। ठीक है, तो ये पूरा है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्या। थैंक यू।